नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय पूरी दुनिया की नजर रूस और यूक्रेन संघर्ष पर टिकी हुई है। भविष्यवाणियां हो रही हैं कि किसी भी दिन ये संघर्ष विश्व युद्ध में बदल जाएगा। व्लादिमीर पुतिन अमेरिका और यूरोप से नाराज है। नाराजगी का कारण नाटो की तरफ से यूक्रेन को दिए जा रहे घातक हथियार है। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि यूरोप की तरफ से प्रोपेगेंडा वॉर भी शुरू कर दिया गया है। रूसी मिसाइल टेस्ट को आईसीबीएम मिसाइल हमला बता दिया गया। आईसीबीएम मिसाइल का इस्तेमाल परमाणु हमले के लिए किया जाता है। इसके बाद ये दावे भी किए जा रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका ने विश्व युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। तो क्या हकीकत में अमेरिका शुरू कराएगा विश्व युद्ध? इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। इजरायल ने फिर किया शरणार्थी शिविर पर हमला। हिंदुस्तान की सख्ती से कनाडा ने मारी पलटी। और चलते चलते में देखेंगे क्या दो हिस्सों में बंट जाएगा आइसलैंड। बताएंगे और बताकर मारेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने पहली बार जंग में आईसीबीएम मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यूरोप की तरफ से भी यूक्रेन के दावों पर मुहर लगा दी गई, लेकिन अमेरिका ने कहा कि यह हमला आईसीबीएम नहीं था, बल्कि मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया था। और अमेरिका को यह खबर दी व्लादिमीर पुतिन ने। जी हां, पुतिन ने अमेरिका को बताया कि हम बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। हमारी मिसाइल को रोक सकते हो तो रोक कर दिखा देना। इसके बाद रूस ने मिसाइल दागी जो सीधे टारगेट को हिट कर गई, क्योंकि अमेरिका और यूरोप के पास इस मिसाइल को रोकने की तकनीक ही नहीं थी। लेकिन इसके बाद जो खुलासा रूस के राष्ट्रपति ने किया वो तो और भी चौंकाने वाला था, क्योंकि पुतिन ने कहा कि जिस मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन पर किया गया था वो मिसाइल का परीक्षण था। यानी रूस संभवतः दुनिया का पहला देश होगा जो अपने हथियारों का परीक्षण सीधे जंग में कर रहा है, और इसके लिए बाकायदा वार्निंग भी जारी कर रहा है। रूसी मिसाइल स्ट्राइक की जानकारी अमेरिका को नेशनल न्यूक्लियर रिस्क रिडक्शन सेंटर के जरिए दी गई। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि मिसाइल लॉन्च से 30 मिनट पहले ऑटोमेटिक मोड में चेतावनी भेजी गई थी। अमेरिकी रक्षा विभाग की प्रेस सचिव सबरीना सिंह ने भी यही बात दोहराई। दरअसल रूस और अमेरिका आमतौर पर एक दूसरे को बता देते हैं कि वे बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं या नहीं। यूक्रेन पर मिसाइल हमले के कुछ ही घंटे बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के नाम संबोधन भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पश्चिमी हमले के जवाब में रूस ने नई इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की है। पुतिन ने कहा कि हमें उनके खिलाफ हमला करने का अधिकार है जो हम पर हमला करते हैं। पुतिन ने मिसाइल का नाम ओरेश्निक बताया। उन्होंने कहा कि यह 2.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से टारगेट पर हमला करता है, यानी इसकी स्पीड मैक 8 से भी ज्यादा है, जो इसे हाइपरसोनिक मिसाइल बनाती है। पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी कि मॉस्को यूक्रेन की मदद करने वाली किसी भी देश के सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन जंग अब वैश्विक संघर्ष में तब्दील हो रही है। पश्चिमी देश यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों का रूसी जमीन पर इस्तेमाल करने की अनुमति देकर इस संकट को और बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस अगर हाइपरसोनिक हथियारों का इस्तेमाल करता है तो वो हमले से पहले वहां के लोगों को सुरक्षित जगह निकालने की चेतावनी जारी करेगा। लेकिन अगर कोई सोचता है कि हमारी मिसाइलों को रोका जा सकता है, तो साफ बता देते हैं कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम रूसी मिसाइलों को रोकने में कभी कामयाब नहीं होंगे। यूक्रेन को पश्चिमी देशों का हथियार मिलने से जंग के नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पुतिन की चेतावनी के बाद सबसे ज्यादा हलचल पोलैंड में दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि अगर रूस की तरफ से हमला हुआ तो उसका पहला निशाना पोलैंड में बना अमेरिकी सैन्य बेस होगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। तो इजराइल गजा और लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है, और उसके हमले में रोज सैकड़ों बेकसूरों की जान जा रही है। गजा में तो लोगों को खाने पीने का सामान तक नहीं मिल पा रहा। वहीं दूसरी तरफ इजराइल अब रिफ्यूजी कैंपों को भी निशाना बनाने लगा है। इजरायली सेना ने उत्तरी गजा के बेत लाहिया और गजा शहर के शेख रादवान इलाके में मौजूद रेफ्यूजी कैंप पर बमबारी की, जिसमें कम से कम 88 लोगों की जान चली गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इससे पहले भी इजराइल की तरफ से गजा में रेफ्यूजी कैंपों को लगातार निशाना बनाया गया है। तो वहीं लेबनान में भी इजराइल की कार्रवाई चल रही है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि पूर्वी लेबनान की बेका घाटी में इजराइल के हमलों ने बालबेक जिले को निशाना बनाया गया, जिसमें 52 लोगों की जान गई है। मकनेह गांव में एक घर पर हुए हमले में एक ही परिवार के 6 लोगों की जान चली गई, जबकि पास के नाभा में एक हमले में 11 लोगों की जान चली गई। जिन लोगों की जान गई उनमें से किसी का भी हिजबुल्लाह से कोई संबंध नहीं था। इजराइल के हमले से सबसे ज्यादा नुकसान गजा को हुआ है। पूरा गजा खंडहर का शहर बन गया है।
इस बीच गजा में इजरायली हमले से मानवीय संकट पैदा हो गया है। लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही और पीने को पानी नहीं मिल रहा। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने कहा कि गजा में मानवीय सहयोगियों द्वारा समर्थित 19 बेकरियों में से केवल 7 ही अभी भी चालू है। 2 देर अल बलाह में, 1 खान यूनिस में और 4 इकाइयां गजा शहर में है। यहां तक कि राफा और उत्तरी गजा प्रांत में संयुक्त राष्ट्र की बेकरियां भी बंद हो गई हैं। इस बीच इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से इजरायली पीएम नेतन्याहू को और उनके पूर्व रक्षा मंत्री और हमास के कुछ अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। इन सभी लोगों पर गजा में युद्ध और अक्टूबर 2023 के हमलों को लेकर युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध का इल्जाम लगाया गया है। और अब अगली खबर में हम बात करेंगे कनाडा और हिंदुस्तान में चल रहे विवाद की। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो लंबे समय से हिंदुस्तान पर बेहद गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। यहां तक कह दिया कि हिंदुस्तान की सरकार और उनकी एजेंसियों ने कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की जान कनाडा में ही ले ली। इस मामले में कनाडा सरकार की तरफ से पहले गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल पर आरोप लगाए गए और फिर अमेरिका की मीडिया ने कनाडा अधिकारियों के हवाले से खबर दी कि पूरे मामले की जानकारी पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी थी। लेकिन जब हिंदुस्तान की तरफ से सख्त प्रतिक्रियाएं दी गई तो कनाडा ने कहा कि हमने इस तरह के कोई आरोप नहीं लगाए और ना ही हमारे पास कोई सबूत है। कनाडा के प्रीवी काउंसिल ऑफिस ने प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार के हस्ताक्षर वाला बयान जारी कर कहा कि कनाडा सरकार पीएम मोदी, एस जयशंकर और अजित डोभाल को कनाडा में किसी भी आपराधिक गतिविधि के पीछे नहीं मानती है। कनाडा सरकार ने मीडिया की रिपोर्ट को अटकलबाजी और गलत बताते हुए कहा कि उसे ऐसे किसी सबूत की जानकारी नहीं है कि मोदी को ऐसी किसी गंभीर आपराधिक गतिविधि की जानकारी थी। दरअसल हाल ही में कनाडा की परिवहन मंत्री अनीता आनंद ने अस्थायी प्रोटोकॉल की घोषणा की थी, जिसके तहत हिंदुस्तान से आने वाले यात्रियों के लिए सुरक्षा जांच बढ़ानी होगी। उन्होंने कहा कि नए सुरक्षा उपायों को अत्यधिक सावधानी के तौर पर लागू किया गया है। इसके बाद कनाडाई हवाई परिवहन सुरक्षा प्राधिकरण CATSA, जो कनाडाई एयरपोर्ट के प्रतिबंधित क्षेत्रों में यात्रियों और सामान की जांच की देखरेख करता है, उसने सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने को कहा। परिणाम स्वरूप एयर कनाडा ने हिंदुस्तान जाने वाले यात्रियों से अपील किया कि वे सिक्योरिटी लाइनों में ज्यादा समय ना लगाएं और प्रस्थान के निर्धारित समय से कम 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंच जाए। कनाडा के आदेश के बाद यह साफ दिखाई देने लगा था कि उसकी कोशिश हिंदुस्तान के साथ चल रहे तनाव को बढ़ाने की है। और अब चलते चलते में देखेंगे क्या 2 हिस्सों में बंट जाएगा आइसलैंड। जी हाँ, बर्फ और आग का देश कहा जाने वाला आइसलैंड, जो नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच मध्य अटलांटिक रिज पर स्थित है। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये 2 हिस्सों में बंट जाएगा। खास बात यह है कि ये विभाजन वहां की आबादी में नहीं बल्कि वहां की जमीन पर होने की बात कही जा रही है और इसका कारण है ग्रिंडाविक कस्बे का ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी आइसलैंड में 3 साल में 10वीं बार फटा है। पहला विस्फोट साल 2021 में हुआ था। उसके पहले वहां की जमीन धंसने लगी थी, दरारें पड़ गई थी, भूकंप आते थे, सड़कें ऊपर नीचे हो गई थी, अंदर से गर्म और गंदी गैसें निकल रही थी। फिर एक दिन अंदर से गर्म लावा निकलने लगा। शहर के सभी नागरिकों को दूसरी जगह पहुंचा दिया गया। फिर कभी वो वापस नहीं आ सके। कुछ आए सिर्फ कस्बे की हालत बताने के लिए। पिछले साल नवंबर में जब यहां पर विस्फोट हुआ था, उससे 24 घंटे पहले कम से कम 800 भूकंप आए थे। दरारें फट गई थी जिसके अंदर लावा बहता दिख रहा था। आइसलैंड की राजधानी रिकजाविक से यह इलाका मात्र 40 किलोमीटर दूर है। पूरी दुनिया इस ज्वालामुखी के विस्फोट से हैरान है। 3 साल से जियोलॉजिस्ट इस हैरत अंगेज विस्फोट की स्टडी कर रहे हैं, इस पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि आइसलैंड से जुड़ा एक तथ्य इसे और चिंताजनक बना देता है और वो ये कि आइसलैंड मिड अटलांटिक रिज पर मौजूद है, जो उत्तरी अमेरिकन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के बीच स्थित है। ये दोनों ही टेक्टोनिक प्लेट्स हर साल 2.5 सेंटीमीटर की स्पीड से दूर जा रही है, जिसकी वजह से इनके गैप में धरती के दूसरे लेयर से लावा आ रहा है और उस गैप को भरने की कोशिश कर रहा है। और इसी वजह से धरती पर आइसलैंड को ज्वालामुखी के मामले में सबसे ज्यादा सक्रिय माना जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट इसी तरह से होती रही तो वो दिन दूर नहीं जब आइसलैंड 2 भागों में बंट जाएगा। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीवी लाइव के साथ। नमस्कार।